हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीकम के बारे में डिस्कस किया है, जो कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट या फिर स्टार्टिंग का पार्ट होता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में, जिसको जनरली हम लोग कॉमनली वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जगह पे हम लोग सिर्फ अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके पीछे ये जो वर्मीफॉर्म कहने का मतलब है, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, इसीलिए ये ऐसा नाम दिया जाता है। ठीक है, कोई भी जो हम लोग ऑर्गन पढ़ते हैं तो उसको अगर वो उसका स्ट्रक्चर अगर किसी से मिलता जुलता है तो उसको वो थोड़ा बहुत उसका भी नाम दिया जाता है। जैसे कि हमारे अपेंडिक्स को दिया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब जब हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं तो इसका मतलब है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो फॉर्म होता है, एक वर्म लाइक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर वर्मीफॉर्म का अगर मतलब समझेंगे हम लोग तो इट्स लुक्स लाइक अ वर्म। ठीक है, एक वर्म की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। दोस्तों, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जिसको हम लोग वेस्टिजियल्स ऑर्गन कहते हैं। इवोल्यूशन के चलते चलते हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए हैं जहां पर अगर देखेंगे तो कुछ ऑर्गन्स हमारे बॉडी में अभी भी ऐसे है जिसका कोई ज्यादा खास उपयोग हमारी बॉडी को नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग इसको निकाल भी देंगे तो ये बॉडी को कुछ हार्म नहीं पहुंचाते, जैसे कि हमारे टॉन्सिल्स है। ठीक है, उसके बाद में अगर मेल्स में देखेंगे तो मेल्स में हमारे निप्पल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, निप्पल प्रेजेंट होते हैं, इसका भी कुछ खास काम नहीं होता है। ठीक है, अगर हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की बात करते हैं तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन का रोल निभाता है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन का एक रोल निभाता है हमारा अपेंडिक्स। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको निकाल भी देंगे तो हमारे बॉडी में कुछ ज्यादा इसका हार्म नहीं होता है, या फिर इसका जो फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं, जिसकी वजह से अगर हम लोग इसको निकाल देंगे तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसा खास नुकसान होगा या फिर इसका कुछ अफेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए इसको वेस्टिजियल ऑर्गन की कैटेगरी में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। और वर्मीफॉर्म करने का मतलब हमने बता दिया अभी कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक वर्म लाइक होता है, इसीलिए इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसीलिए हम लोगों को कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये कौन से इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम की बात करते हैं, जो हमारी वाइवा एग्जाम होती है, तो वाइवा एग्जाम में अपेंडिक्स के बारे में दो क्वेश्चन कॉमन होते हैं हमारे एग्जामिनर के। पहला, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ विच इंटेस्टाइन। मतलब ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। हमने कल भी एक चीज पढ़ी थी कि जब हम लोग एम्ब्रोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे हाइंड गट से इसका पार्ट बनता है। ठीक है, हाइंड गट से हमारा सीकम बनता है और दूसरा हमारा अपेंडिक्स बनता है। उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये कॉमन दो क्वेश्चन कौन से होते हैं, एक तो पहला होता है कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है हमारे कौन से इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये पहला क्वेश्चन हुआ। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है हमारा, जो अपेंडिक्स को एक दूसरा टर्म दिया जाता है एब्डोमिनल टॉन्सिल। तो एब्डोमिनल टॉन्सिल इसको क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। जो हमारा टॉन्सिल्स होता है जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है, बराबर, एनाटॉमी में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हुए टॉन्सिल का भी एक पार्ट देखा था। तो टॉन्सिल्स का पार्ट पढ़ते समय हमने एक चीज पढ़ी थी कि टॉन्सिल्स में हमारे जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसको टॉन्सिल्स कहते हैं। लेकिन सेम फॉलिकल्स अगर हम लोग इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे हमारे अपेंडिक्स की, तो जब हम लोग अपेंडिक्स का हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं, अपेंडिक्स हिस्टोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा सब म्यूकोजल लेयर रहता है, ठीक है, सब म्यूकोजल लेयर अगर हम लोग देखेंगे तो सब म्यूकोजल लेयर में हम लोगों को लिम्फेटिक फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं, लिम्फेटिक टिश्यू देखने को मिलते हैं। इसीलिए, और ये जो ऑर्गन है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, जब हमारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स जैसे कि हमारे टॉन्सिल्स में दिखते हैं जो कि हमारे गले में प्रेजेंट होते हैं, तो सेम लाइक यहाँ पर सब म्यूकोजल लेयर में हमारे लिम्फॉइड फॉलिकल्स या फिर लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको एब्डोमिनल टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है, एब्डोमिनल टॉन्सिल्स कहते हैं हम लोग। ये दो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनर के कॉमन होते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम लोग कौन से इंटेस्टाइन का पार्ट मानते हैं या फिर कहते हैं, और दूसरा हमारा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम लोग एब्डोमिनल टॉन्सिल क्यों कहते हैं। तो ये दो क्वेश्चन के पीछे का जो रीजन है हमने अभी सीखा है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर सेम रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो एम्ब्रोलॉजी का पार्ट था वो हमने पढ़ा था सीकम में। तो ये हमारा गट का पार्ट है। ठीक है,
जिससे हमारा ये मान लो हमारा एक जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का एक पार्ट होता है जो कि हमारे हाइंड गट को सप्लाई करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली यहाँ पर प्लेस्ड होती है और ये पार्ट कहलाता है हमारा प्री आर्टेरियल पार्ट और ये होता है हमारा पोस्ट आर्टेरियल पार्ट। ठीक है, पोस्ट आर्टेरियल पार्ट। और जो पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट होता है उसी से हमारा सीकल बड निकलता है और सीकल बड से जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उससे हमारा सीकम बनता है और जो डिस्टल पार्ट होता है उससे हमारा अपेंडिक्स बनता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी। तो यही हमारा अपेंडिक्स या फिर वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि हमारी सीकल बड के डिस्टल पार्ट से बना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में हम लोग ग्रॉसली इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो हमारा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है वो हम लोग किसको कहते हैं, उसके बाद में उसका लोकेशन क्या होता है, क्या ब्लड सप्लाई इसको सप्लाई करता है, हमारे आर्टरी कौन सी होती है, वेन सप्लाई, वेनस सप्लाई क्या होता है, नर्व सप्लाई क्या होता है, इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है वो कहाँ पर होता है, और इसका कुछ क्लिनिकल पार्ट भी समझेंगे जिसको हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। जब भी हमारे अपेंडिक्स के ऊपर इन्फ्लामेशन होता है उसको हम लोग अपेंडिसाइटिस कहते हैं। उसकी क्या फीचर्स होते हैं, क्लिनिकली हम लोग कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके बाद में एक तीसरा भी क्वेश्चन ऐसा हम लोगों को पूछा जाता है कि हमारा जो मैकबर्निस पॉइंट होता है, ये सरफेस मार्किंग में भी आपको पूछा जाएगा और दूसरी चीज वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा मैकबर्निस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मैकबर्निस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसको भी लास्ट के क्लिनिकल पार्ट में हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा जो अपेंडिक्स है वो क्या है, दिस इज एन वर्म लाइक डाइवर्टिकुलम। अब डाइवर्टिकुलम का मतलब क्या है कि जो हमारी गट होती है या फिर हमारा इंटेस्टाइन होता है उसके जो लेयर्स होते हैं उसका लेयर्स का अगर मान लो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायलेटेशन हुआ या फिर इसका आउट पाउचिंग हुआ, तो आउट पाउचिंग होने के बाद में ये जो एलिवेशन हम लोगों को दिखता है इसको हम लोग डायवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, डायवर्टिकुलम कहते हैं। तो जो हमारा सीकम होता है तो सीकम का मान लो ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे सीकम प्लेस्ड होता है, सॉरी एक सेकेंड, ये सीकम इस तरह से प्लेस्ड होता है और सीकम के पोस्टीरियर मेडियली हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। तो जो सीकम से या फिर हमारा जो गट का पार्ट होता है उससे कुछ आउट पाउचिंग ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। और जो आउट पाउचिंग होना है या फिर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है उसी को हम लोग डाइवर्टिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो डाइवर्टिकुलम एक लाइक ऐसा डाइवर्टिकुलम जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसको कि हम लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो वर्म लाइक होता है, इसीलिए इसको वर्मिफॉर्म कहा जाता है, बराबर। विच इज अराइजिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर मेडियल वॉल। जो हमारा सीकम होता है पोस्टीरियर मेडियल वॉल से इसका ओरिजिन होता है ऑफ द सीकम। ठीक है, सीकम के पोस्टीरियर मेडियल वॉल से इसका ओरिजिन होता है विच इज अबाउट 2 सेंटीमीटर बिलो द आइलियोसिकल ऑरिफाइस। लास्ट के लेक्चर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल आइलियम ज्वाइन होता है, बराबर। तो ये जो यहाँ पे टर्मिनल आइलियम कनेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, आइलियोसिकल जंक्शन कहते हैं हम लोग। और जो आइलियोसिकल ऑरिफाइस या फिर ओपनिंग होता है या फिर आइलियोसिकल जंक्शन होता है उसी के नीचे अगर देखेंगे तो ये जो हमारा अपेंडिक्स का ओरिफाइस यहाँ पर निकलता है इसका डिस्टेंस अगर देखेंगे तो विच इज 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होता है, या फिर इसको 1 इंच भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन होता है, बराबर। अब हम लोग यहाँ पर डायमेंशंस की बात करते हैं तो हमारा जो अपेंडिक्स होता है जनरली इसकी जो साइज होती है डिफरेंट साइज होती है। जनरली जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, जैसे जैसे हमारे एडल्ट लाइफ आती है इसका जो लेंथ होता है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, अगर ऑन एन एवरेज हमारी एडल्ट लाइफ में अगर हम लोग इसकी लेंथ देखेंगे तो वो 9 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लेकिन ये जो लेंथ होती है वो वराइबल होती है। ठीक है, और डिफरेंट साइज की हो सकती है विच इज वराइज फ्रॉम द 2 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई एब्डोमेन में हमारा अपेंडिक्स जो है वो 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अपेंडिसाइटिस। उस पर अगर इन्फ्लामेशन होता है, उस पर स्वेलिंग आ जाती है तो ही हम लोग उसको अपेंडिसाइटिस कहेंगे। अदरवाइज ये जो 20 सेंटीमीटर की लेंथ है ये नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लोग इसकी लेंथ देखें तो वो 9 सेंटीमीटर इसकी एवरेज लेंथ होती है। ठीक है, विच इज लॉन्गर इन द चिल्ड्रन देन इन एडल्ट। जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उसमें ये जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। ठीक है, अगर हम लोग इसकी डायमीटर देखेंगे, मान लो ये लुमेन है इसका, तो लुमेन की अगर डायमीटर देखेंगे तो डायमीटर है हमारी 5 mm की।
ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक मैच स्टिक जो होती है हमारी, मैच स्टिक, माचिस की तीली हम लोग जिसको कहते हैं, तो उसके बराबर ऑलमोस्ट इसकी डायमीटर होती है, ल्यूमेन की डायमीटर होती है। तो ये कितनी है, 5 मिलीमीटर, ठीक है, या फिर 0.5 सेंटीमीटर। हाफ सेंटीमीटर बोलो या फिर 5 mm बोलो, सेम होता है, ठीक है। तो ये इसको अगर कंपेयर करते तो मैच स्टिक की जितनी डायमीटर होंगे सेम लाइक हमारे अपेंडिक्स की डायमीटर होती है, ठीक है। लेकिन इसका एक मतलब ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि कैसा है, जिसकी लेंथ सॉरी जो डायमीटर है वो अगर कम हो गए तो ये यहाँ पर ऑब्लिटरेशन होने की या फिर ये ब्लॉक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये वल्नरेबल है, किसके लिए, ब्लॉकेज के लिए, ठीक है, ब्लॉकेज के लिए। ब्लॉकेज के लिए रीजन कोई भी हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी अटक सकती है, दूसरी चीज यहाँ पर फिकोलित हो सकता है, इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन है यहाँ पर ऑब्लिटरेट होता है। और जब ये ल्यूमेन ऑब्लिटरेट होगा, इसके ऊपर इन्फ्लामेशन होगा, तो जो हमारा टिप का पार्ट होता है, उसको ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ पर नेक्रोसिस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि ये क्लिनिकल पार्ट है, लेकिन अगर इसको हम लोग समझेंगे तो हम लोगों को अपेंडिक्स का जो क्लिनिकल एनाटॉमी हो क्लियरली हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो ल्यूमेन होती है ये कम होने की वजह से क्या क्या यहाँ पर डिजीज हो सकते हैं या फिर इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक जल्दी हो सकता है क्योंकि इसकी डायमीटर कम है, इतना ही यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी पोजीशन देखेंगे, हमने 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर में भी पढ़े, उसके बाद में जब हम लोग जीआईटी स्टार्ट कर रहे थे उसमें भी इसका 9 रीजन में हम लोग डिफ्रेंशिएशन किए थे हमारे एब्डोमेन का, ठीक है। 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ये हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन और ये हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, ठीक है। ये राइट पेल्विक रीजन है, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा अम्बिलिकल रीजन है और ये लेफ्ट पेल्विक रीजन है। इसके बाद में ये राइट इलियक फोसा है, ये हमारा हाइपोगैस्ट्रियम है और ये लेफ्ट इलियक फोसा है, बराबर। इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है और हमारा जो जीआईटी का स्टार्टिंग पार्ट था उसमें भी डिस्कस किया। तो जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो कहाँ लोकेट करता है, जहाँ हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा सीकम होता है यहाँ पर प्रेजेंट, वो भी राइट इलियक फोसा में भी है, और हमारा जो अपेंडिक्स होता है वो भी राइट इलियक फोसा में ही हमारा लोकेट करता है। इसीलिए जो 2 मेन ऑर्गन है जो कि हमारे राइट इलियक फोसा में लोकेट करते हैं, वो एक हमारा सीकम है और दूसरा है हमारा अपेंडिक्स, ठीक है। ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हुआ अकॉर्डिंग टू द 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। अगर हम लोग इसकी पोजीशंस देखेंगे तो पोजीशन में हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसका जो बेस होता है, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स का बेस है, ठीक है, यहाँ पर अपेंडिक्स का बेस है। और ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में इसको आप देख रहे हो, ये इसका टिप और बॉडी का पार्ट है। अपेंडिक्स से मेनली 3 पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट होता है ये बेस का पार्ट है, ये बीच में जो प्रेजेंट है ये हमारी बॉडी है अपेंडिक्स के, और ये लास्ट में जो होता है ये इसका टिप है, ठीक है, या फिर डिस्टल पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो 3 डिफरेंट पार्ट होते हैं उसमें से जो वेरिएबल डायरेक्शन में हम लोगों को प्रेजेंट मिलता है वो एक तो इसका बॉडी होता है और या फिर उसका टिप होता है। लेकिन जो बेस होता है वो यहाँ पर फिक्स्ड होता है। जो मोस्ट कॉमन हम लोगों को देखने मिलता है वो होता है रेट्रोकोलिक या फिर रेट्रोसिकल पोजीशन, ठीक है। अपेंडिक्स के जो डिफरेंट पोजीशन यहाँ पर दिए हैं वो हम लोग क्लॉकवाइज भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे इसको हम लोग रेट्रोसिकल क्यों कहते हैं। देखेंगे तो ये हमारा सीकम का पार्ट है, बराबर। ये सीकम का पार्ट है। जब हमारा जो अपेंडिक्स है इसका जो टिप और बॉडी का पार्ट है वो अगर सीकम के पीछे रहेगा, ये जो डॉट डॉट में दिखा है इसका मतलब ये पीछे साइड है, ठीक है, इसके बिहाइंड है, इसीलिए इसको रेट्रोसिकल का है या फिर रेट्रोकोलिक जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। रेट्रोसिकल, रेट्रो मतलब इसके बिहाइंड होना, बराबर। तो ये मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है हमारे अपेंडिक्स की, मोस्ट कॉमन पोजीशन है, ठीक है। अगर इसका परसेंटेज देखेंगे तो वो 65 to 70% के दरमियान यहाँ पर इसका परसेंटेज होता है। 65 to 70% में ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। दूसरा मोस्ट कॉमन अगर हम लोग पोजीशन देखेंगे तो वो होता है हमारा पेल्विक का पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन सेकेंड कंडीशन होती है वो होती है हमारी पेल्विक की कंडीशन। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो हमारा अपेंडिक्स का टिप है कहाँ जा रहा है,
हमारे पेल्विक एरिया की तरफ जा रहा है, बराबर। तो पेल्विक एरिया की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको पेल्विक कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि जहां पे इसका डायरेक्शन जाएगा, जहां पे इसका टिप होगा, उसी की कंडीशन पे या फिर उसी की डायरेक्शन पे इसका नाम दिया गया, ठीक है। क्योंकि ये रेट्रोसिकली या फिर सीकम के बिहाइंड है, इसीलिए इसको रेट्रोसिकल कहेंगे। ये पेल्विक की तरफ जा रहा है, इसके इसीलिए इसको पेल्विक कहेंगे, ठीक है। तो ये जो होती है ये मोस्ट कॉमन सेकंड कंडीशन होती है, ठीक है। इसके बाद में कुछ रेयर कंडीशंस भी यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। अगर यहाँ पर ये देखेंगे तीसरी कंडीशन, तो एक कंडीशन रहती है जिसको हम लोग स्प्लेनिक कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्प्लेनिक कंडीशन या फिर स्प्लेनिक पोजिशन, ठीक है। तो स्प्लेनिक पोजिशन में अगर देखेंगे तो हमारा जो अपेंडिक्स है वो दो टाइप में प्रेजेंट होता है। इसके दो सब टाइप दिए हैं। एक तो होता है प्री आइलियर, दूसरा होता है पोस्ट आइलियर। अब इसका मतलब क्या है? मान लो ये हमारा टर्मिनल आइलियम का पार्ट है, ठीक है। अगर अपेंडिक्स इसके फ्रंट से मतलब इसके एंटेरियरली अगर जाएगा और वो हमारे स्प्लीन की तरफ, मान लो यहाँ पर हमारा स्प्लीन है, बराबर, यहाँ पे स्प्लीन होता है, तो जो स्प्लीन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है वो होता है हमारा स्प्लेनिक। अगर हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ पर ये गलती से 3 o'clock दिया है, एक्चुअली ये 2 o'clock होता है, ठीक है। वो 2 o'clock होता है, इसको हम लोग क्लॉकवाइज आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि ये प्री आइलियल का मतलब क्या है कि हमारा, मान लो ये हमारा आइलियम है, आइलियम के एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सेम अपेंडिक्स का टिप अगर हमारे आइलियम से बिहाइंडली या फिर इसके पीछे साइड से जाएगा और वो स्प्लीन की तरफ यहाँ पर डायरेक्ट करेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे पोस्ट आइलियम। पोस्ट आइलियम मतलब जो हमारा आइलियम होगा उसके पीछे में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हुआ इसका स्प्लेनिक कंडीशन। अब उसके बाद में जो कंडीशन होती है वो होती है प्रमोन्टरिक कंडीशन, ठीक है। प्रमोन्टरिक कंडीशन मतलब जो हमारी सैक्रल प्रमोन्टरी प्रेजेंट होती है उसकी तरफ या फिर उसके डायरेक्शन में अगर अपेंडिक्स का टिप यहाँ पर डायरेक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रमोन्टरिक कंडीशन, विच इज अ 3 o'clock पोजिशन, ठीक है। ये रेयर कंडीशन होती है, हम लोगों को ज्यादा देखने नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर एग्जाम में लिखना है तो पोजीशंस के ऊपर कम से कम एक शॉर्ट नोट आ सकता है अपेंडिक्स के बेसिस पे, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स के लिए हम लोगों को हमेशा पूछते हैं, इसीलिए जो पोजीशंस होती है ये डायग्राम अगर आप क्लियरली ध्यान में रखोगे तो हम लोगों को ये इजी हो जाएगा कि यहाँ पर पोजीशन जो होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो ये हुई हमारी प्रमोन्टरी कंडीशन या फिर प्रमोन्टरी पोजिशन। लास्ट जो बचती है हमारी वो होती है पैराकोलिक, ठीक है। पैराकोलिक मतलब इसके सराउंडिंग में, ठीक है। तो ये हमारा सीकम है, तो यहाँ पर इसके पेरीफेरी में या फिर इसके लैटरली अगर ये प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? उसको हम लोग कहेंगे पैराकोलिक या फिर पैरासिकल, ठीक है। पैराकोलिक भी कहते हैं या फिर पैरासिकल भी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। पैरासिकल इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है हमारी या फिर ये पोजीशंस होती है हमारे अपेंडिक्स के। इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसीलिए ये जो डायग्राम है क्लियरली हम लोगों को ध्यान में रखना है कि इसमें कौन से पोजीशंस दिए। एक बार फिर से क्विकली रिव्यू कर लेते हैं इसको। एक मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है रेट्रोकोलिक या फिर रेट्रोसिकल, जो कि मोस्ट कॉमन होती है, 65 to 70% इसका परसेंटेज होता है। और ये होता है यहाँ पर अपेंडिक्स कहाँ होता है? हमारे सिकम के बिहाइंड होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमने देखा जो मोस्ट सेकेंड कॉमन होता है वो होता है पेल्विक, जो कि हमारे पेल्विक रीजन की तरफ आता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कंडीशन हमने देखा स्प्लेनिक, ठीक है, जो कि स्प्लीन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, बराबर, स्प्लीन की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। तो उसको दो टाइप में हमने देखा, एक प्री आइलियल होता है, दूसरा होता है पोस्ट आइलियल, ठीक है। उसके बाद में एक कंडीशन देखी हमने यहाँ पर प्रोमोन्टरिक की, ठीक है। प्रोमोन्टरिक मतलब जो हमारी जो सैक्रल प्रोमोन्टरी होते हैं उसकी तरफ ये डायरेक्ट करने वाला होता है, इसलिए इसको प्रोमोन्टरिक कहते हैं। और ये कंडीशन हमने देखी पैराकोलिक या फिर पैरासिकल, जो कि हमारे सीकम के लैटरल साइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एक हमारी कंडीशन छूट गई थी, ठीक है, जो मिड इंग्वाइनल होती है। मान लो ये हमारा एंटेरो सुपेरियर इलेक्स स्पाइन है और ये हमारा प्यूबिक सिम्पाइसिस, ठीक है। तो ये जो बीच की जो लाइन होती है जिसको हम लोग इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं, ठीक है, इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं। तो जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट की तरफ डायरेक्ट करने वाला, लेकिन उसके मिड पार्ट में, मान लो ये मिड पार्ट है इंग्वाइनल लिगामेंट का, तो मिड पार्ट की तरफ जो डायरेक्ट करेगा हमारा अपेंडिक्स का पोजीशन, उसको हम लोग कहेंगे मिड इंग्वाइनल पोजीशन, ठीक है। तो इसी को एक बार क्लॉक वाइज समझ लेते हैं। मान लो ये हमारा क्लॉक है, ठीक है, ये क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ पर 9 रहेगा, ठीक है। बीच के आंकड़े हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या देखी थी हमने, रेट्रोसिकल। रेट्रोसिकल अगर देखेंगे तो ये जाता है हमारा 11 क्लॉक पोजीशन, या फिर इसको 12 क्लॉक भी कहते हैं कभी, ठीक है। ये थोड़ा 12 क्लॉक की तरफ भी कंडीशन हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। 12 क्लॉक पोजीशन या फिर 11 क्लॉक पोजीशन भी इसको कहते हैं। इसमें दो में थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है कि इसको पैराकोलिक को भी हम लोग कभी कभी 11 किसी किसी किताब में पैराकोलिक को 11 कहा है, और हमारी 12 क्लॉक पोजीशन जो होती है हमारी रेट्रोसिकल कॉमन होती है, ठीक है। जो हमारी बीडीसी में दिया है उसी को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो 12 क्लॉक पोजीशन है, ठीक है। 12 क्लॉक जो पोजीशन होती है वो हमारी रेट्रोसिकल की कंडीशन हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। रेट्रोसिकल की 12 क्लॉक, जो पैरासिकल होता है वो 11 क्लॉक होगा। पैरासिकल जो होता है वो 11 क्लॉक की तरफ होगा। उसके बाद में जो हमारा पेल्विक होता है वो 2 क्लॉक की तरफ होता है, ठीक है। जो पेल्विक होगा वो 2 क्लॉक होगा। उसके बाद में जो प्रोमोन्टरिक होता है वो 3 क्लॉक का होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे सैक्रल प्रोमोन्टरी प्रेजेंट है, तो सैक्रल प्रोमोन्टरी की तरफ डायरेक्ट करने वाला जो पोजीशन होता है वो होता है हमारा प्रोमोन्टरी कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में एक कंडीशन देखिए हमने पेल्विक को हम लोग कहते हैं 4 क्लॉक कंडीशन, ठीक है। 4 क्लॉक कंडीशन यहाँ पर, या फिर पोजीशन इसको हम लोग कहते हैं पेल्विक को, ठीक है। उसके बाद में जो मिड इंग्वाइनल पोजीशन देखिए हमने, मिड इंग्वाइनल पोजीशन होती है हमारी 6 क्लॉक, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। 12 क्लॉक को देखा हमने रेट्रोसिकल, 11 क्लॉक को देखा हमने पैरासिकल, 2 क्लॉक को देखा हमने पेल्विक, 3 क्लॉक को देखा हमने यहाँ पर स्प्लेनिक, जो हमारा प्रोमोन्टरिक होता है, और उसके बाद में 4 क्लॉक को यहाँ पर हमने देखा पेल्विक रीजन, ठीक है, और 6 क्लॉक को मिड इंग्वाइनल रीजन, ठीक है। तो ये कंडीशंस या फिर ये पोजीशन जो है हमारे अपेंडिक्स की प्रेजेंट होती है। इसको याद रखना क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट हमेशा पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं अपेंडिकुलर ऑरिफाइस की, मतलब जो अपेंडिक्स का ओपनिंग होता है, ठीक है, वो किस तरह यहाँ पर लोकेट करता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमने ये चीज कल पढ़ी थी। ये क्या है, ये है हमारा जो आइलियम का ओपनिंग है, ठीक है। आइलियम का जो ओपनिंग है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर आइलियोसिकल का, ठीक है, आइलियोसिकल जंक्शन या फिर ऑरिफाइस, ठीक है। और उसके 2 सेंटीमीटर बिलो, यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो 2 सेंटीमीटर बिलो द आइलियोसिकल जंक्शन, यहाँ पर ये ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अपेंडिकुलर ऑरिफाइस या फिर ऑरिफाइस ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिकुलर ऑरिफाइस, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो हमारा ऑरिफाइस होता है या फिर ओपनिंग होता है ये गार्डेड होता है, लेकिन ये जो इसकी गार्डिंग या फिर जो कंडीशन होती है जिसको कि हम लोग देखेंगे तो ये एक वॉल से गार्डेड होता है, जिसको कि हम लोग वॉल ऑफ गर्लैच कहते हैं, वॉल ऑफ गर्लैच इसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ये ओकेजनली देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर किताबों में देखेंगे तो इसका मेंशन किया है कि जो ओपनिंग होती है विच इज गार्डेड बाय द म्यूकोजल फोल्ड, और इसको नाम देते हैं हम लोग वॉल ऑफ गर्लैच, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलती है। और ये इसका अगर डिस्टेंस देखेंगे तो कितना है, ये है हमारा 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइलियोसिकल जंक्शन। ये होता है हमारा आइलियोसिकल जो अपेंडिकुलर ऑरिफाइस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अपेंडिक्स होता है उसका ल्यूमेन कैसे होता है, ठीक है। ल्यूमेन हमने पहले भी पढ़ा कि इसकी जो डायमीटर होती है वो जनरली 5 mm होती है, या फिर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो मैच स्टिक से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, मैच स्टिक से इसकी डायमीटर हम लोग कंसिडर करते हैं। इट इज अ क्वाइट स्मॉल एंड मे बी पार्शियली और कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड आफ्टर द मिड एडल्ट लाइफ। मिड एडल्ट लाइफ जैसी होती है ये पार्शियली और कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाता है, क्योंकि ये ऑस्टिजल ऑर्गेन है, इसका बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस ऐसे भी नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी वजह से ये ऑब्लिटरेट नहीं हुआ तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर फिकोलिक जम जाना या फिर कोई फॉरेन बॉडी अटक जाना, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यही इसका एक इम्पोर्टेंस होता है हमारे ल्यूमेन का।
अगर हम लोग इसके रिलेशंस के बारे में देखेंगे तो जो हमारा अपेंडिक्स होता है उसके रिलेशंस क्या क्या है। जो एक मेन रिलेशन होता है उसका, जो हमारी पेरिटोनियल फोल्ड से बना होता है और जो मेजेंट्री का पार्ट होता है, ठीक है, मेजेंट्री का पार्ट होता है जिसको हम लोग मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। मीजो अपेंडिक्स वाइवा में भी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मीजो अपेंडिक्स किसको कहते हैं। तो मीजो अपेंडिक्स क्या है कि जो हमारा अपेंडिक्स होता है, तो अपेंडिक्स को सस्पेंड करने के लिए जो पेरिटोनियम का फोल्ड बनता है, ट्रायंगुलर फोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो ट्रायंगुलर फोल्ड या फिर जो मेजेंट्री का पार्ट यहाँ पर अटैच होता है उसी को हम लोग कहते हैं मीजो अपेंडिक्स। ठीक है, द अपेंडिक्स इज सस्पेंडेड बाय अ स्मॉल ट्रायंगुलर फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच इज कॉल्ड मीजो अपेंडिक्स और अपेंडिकुलर मेजेंट्री। ठीक है, अगर हम लोग क्लियरली इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो मान लो ये हमारा अपेंडिक्स है और यहाँ पर हमारा टर्मिनल आइलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो टर्मिनल आइलियम पे यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मेजेंट्री का पार्ट अटैच होता है जिसको कि हम लोग मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मीजो अपेंडिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, जो भी हमारा ब्लड सप्लाई होता है, तो ब्लड सप्लाई जो हमारे अपेंडिकुलर आर्टरी प्रेजेंट होती है हमारे अपेंडिक्स के लिए, तो जो आर्टरी होती है वो मीजो अपेंडिक्स से आती हुई हमारे अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। ठीक है, मान लो ये अपेंडिक्स है और ये हमारा मीजो अपेंडिक्स का पार्ट है जिसको कि यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये हमारी जो आइलियोकोलिक आर्टरी का जो ब्रांच होता है जो कि अपेंडिकुलर आर्टरी है, जो हमारे अपेंडिक्स को सप्लाई कर रही है, वो यहाँ पर हमारी मेजेंट्री से होती हुई हमारे अपेंडिक्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये आर्टरी का सप्लाई हमारी मीजो अपेंडिक्स से होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ब्लड सप्लाई क्या है, अपेंडिकुलर आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी ये ब्रांच जो होती है ये आइलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है। ठीक है, आइलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच होती है विच इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की ही ये को ब्रांच होती है और आइलियोकोलिक आर्टरी से फिर हमारा एक्सेसरी हमारा अपेंडिकुलर आर्टरी बनता है। ठीक है, अपेंडिकुलर आर्टरी बनता है। लेकिन कभी कभी हम लोग अगर देखेंगे तो अपेंडिक्स को कोई एक्सेसरी आर्टरियल अपेंडिकुलर आर्टरी का भी सप्लाई होता है। ठीक है, एक्सेसरी अपेंडिकुलर आर्टरी भी इसको कभी कभी सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये दो आर्टरी का यहाँ पर सप्लाई होता है, एक तो अपेंडिकुलर आर्टरी जो कि मेन है और जो ब्रांच है हमारी आइलियोकोलिक आर्टरी की या फिर जो मेन ब्रांच होती है उसकी एसएमए होती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से। ठीक है, अगर हम लोग इसका वेनस ड्रेनेज देखेंगे, वेनस ड्रेनेज अगर देखेंगे तो वो कैसे होता है, हमारी सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से होता है। ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक अल्टीमेटली हमारे पोर्टल वेन में ओपन होती है। ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन से इसका यहाँ पर ड्रेनेज होता है, वेनस ड्रेनेज होता है और अल्टीमेटली हमारी पोर्टल वेन में वो ओपन होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो नर्व सप्लाई का देखेंगे तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो होता है वो T9 और T10 से होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा हैंड गट का पार्ट होता है वो कम्प्लीटली यहाँ पर वेगस से पैरासिम्पैथेटिक इसका सप्लाई होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में देखेंगे तो इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज दो तरह से होता है, एक तो आइलियोकोलिक नोड से या फिर अपेंडिकुलर नोड से होता है। ठीक है, तो एक आइलियोकोलिक नोड या फिर अपेंडिकुलर नोड से यहाँ पर इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। अब इसके बाद में कुछ क्लिनिकल सिनेरियो देख लेते हैं या फिर कुछ क्लिनिकल पार्ट देख लेते हैं जिसके बेसिस पे आपको सरफेस मार्किंग का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर आपको वाइवा में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो क्वेश्चन होता है इसका सरफेस मार्किंग का जो कि हम लोगों को पूछा जाता है मैकबर्निस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मैकबर्निस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को पूछा जाता है। तो मैकबर्निस पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में तो ये क्या है, हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये हमारा प्यूबिक सिम्पाइसिस है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी अम्बिलिकस है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये अम्बिलिकस है। अगर हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, विच इज ऑलरेडी ड्रॉन हियर, ये लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो लैटरल 1/3 होता है और मीडियल 2/3, ठीक है, मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का जहां पर यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा ये पॉइंट कहलाता है हमारा मैकबर्निस पॉइंट। ठीक है, ये कहलाता है हमारा मैकबर्निस पॉइंट
और जो हमारे अपेंडिसाइटिस के पेशेंट होते हैं जिसमें मैक्सिमम टेंडरनेस कहाँ होता है, हमारे मैकबर्निस पॉइंट पे होता है। इसीलिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है कि जो मैकबर्निस पॉइंट की टेंडरनेस है हम लोगों को यहाँ पर क्यों मिलती है, क्योंकि अपेंडिक्स का जो बेस प्रेजेंट होता है वो जनरली यही प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर मैक्सिमम टेंडरनेस हम लोगों को देखने मिलती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो बेस ऑफ अपेंडिक्स एग्जैक्टली लोकेट कहाँ करता है, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन था, ठीक है, जो ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन है और ये लैटरल राइट लैटरल लाइन है, बराबर, ये राइट लैटरल लाइन है और ये ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन, ये जहां पे इंटरसेक्ट करता है, जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसके एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर नीचे, उसके एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर नीचे हम लोग बेस ऑफ अपेंडिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा इंटरसेक्शन हुआ हमारे राइट लैटरल लाइन का और ट्रांसट्यूबरकुलर लाइन का, तो उसके एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर नीचे हम लोग इसका बेस ऑफ अपेंडिक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारी सरफेस मार्किंग का एक क्वेश्चन हो जाता है। अगर हम लोग देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हम लोग पेशेंट देखते हैं अपेंडिसाइटिस के अगर पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें होता क्या है कि पेशेंट में 3 सिम्टम मेन होता है। पहला तो होता है एब्डोमिनल पेन, उसके बाद में दूसरा होता है इसका वोमिटिंग, और तीसरा होता है यहाँ पर टेम्परेचर या फिर फीवर। ठीक है, या फिर फीवर, इसको हम लोग ट्रायड कहते हैं। ठीक है, ट्रायड क्यों, यहाँ पर 3 सिम्टम मेन होते हैं, एक तो एब्डोमिनल पेन होगा, वोमिटिंग होगी और टेम्परेचर होगा। पेन का यहाँ पर एक स्पेसिफिक फीचर ऐसा होता है, जो पेन स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कहाँ पे होता है, कि हमारा जो अम्बिलिकल रीजन है इसके पेरिफेरी में, या फिर पैरा अम्बिलिकल रीजन जिसको हम लोग कहते हैं, तो पैरा अम्बिलिकल रीजन में इसका पेन स्टार्ट होता है इनिशियली। और वो क्यों होता है इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको, कि यहाँ पर अगर पहले हमने देखा कि जो हमारा अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है उसका नर्व सप्लाई क्या था, T9 और T10। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो T9 और T10 से इसका सप्लाई होता है। तो सेम वर्टेब्रल सप्लाई जो होता है वो हमारे पैरा अम्बिलिकल रीजन में भी होता है। अब जब यहाँ पे जो हमारा अपेंडिक्स है इसमें इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन अगर होगा तो वो क्या करेगा, पहले विसरल टाइप का पेन यहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, विसरल टाइप ऑफ पेन यहाँ पर क्रिएट होता है, क्योंकि जो पैथोलॉजी हुई है वो एग्जैक्ट यहाँ पर ऑर्गन के अंदर हुई है। ठीक है, जो भी इन्फ्लामेशन हुआ ऑर्गन के अंदर हुआ, इसीलिए इसको हम लोग विसरल पेन कहते हैं। ठीक है, अब जब ये विसरल पेन हमारा होता है तो क्यों हुआ, क्योंकि इस पे इन्फ्लामेशन है, और वो पेन की सेंसेशन जो है वो कहाँ से पहुंचेंगे, हमारा जो नर्व सप्लाई होता है T9 और T10 का यहाँ पर ये सप्लाई होता है, इसीलिए इसका जो सप्लाई है ये पैरा अम्बिलिकल रीजन में भी सेम तरह से होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो T9 T10 यहाँ पर सप्लाई कर रहा है वो सेम यहाँ पर भी सप्लाई कर रहा है पैरा अम्बिलिकल रीजन में। तो इसीलिए जो हमारा अपेंडिक्स का स्टार्टिंग का पेन होता है वो यहाँ से यहाँ पर तो होता ही है, लेकिन जो शुरुआत होती है वो एग्जैक्टली पैरा अम्बिलिकल रीजन से होती है। ठीक है, अब जब ये पेन बढ़ेगा, इन्फ्लामेशन बढ़ेगा, तो क्या होता है कि जो हमारा अम्बिलिकल रीजन का या फिर पैरा अम्बिलिकल रीजन का जो पेन है वो यहाँ पर फिर से हमारे राइट इलियक फोसा में आके सेटल होता है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि ये पहले जो पेन हुआ वो था हमारा विसरल टाइप ऑफ पेन, लेकिन इसके ऊपर जो हमारी पैराइटल पेरिटोनियम की कवर होती है, ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम की जो कवर होती है, तो जो पैराइटल पेरिटोनियम है इसका भी इन्फ्लामेशन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन स्टार्ट हुआ, तो जब ये पैराइटल पेन होता है तो पैराइटल पेरिटोनियम का इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है, जो पैराइटल पेन जिसको हम लोग कहते हैं वो एग्जैक्टली कहाँ होगा, जहाँ पे हमारा ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो पेरिटोनियम है वो इन्फ्लाम कहाँ पे हुआ है, राइट इलियक फोसा में इन्फ्लाम हुआ है, तो इसीलिए जो पैराइटल पेन होता है वो होता है एग्जैक्टली हमारे राइट इलियक फोसा में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो विसरल पेन होगा वो स्टार्टिंग होगा T9 T10 की वजह से यहाँ पर पैरा अम्बिलिकल रीजन में, देन it shifted to the right iliac fossa due to the irritation or inflammation of parietal peritoneum। ठीक है, तो ये इसके पीछे का रीजन होता है। ठीक है,
अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो अपेंडिसाइटिस होता है, अपेंडिसाइटिस होता है उसको हम लोग क्लिनिकली कैसे डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, अपेंडिसाइटिस जो होता है उसको क्लिनिकली डायग्नोसिस कैसे करते हैं। एक रॉसिंग साइन होता है, ठीक है, रॉसिंग साइन होता है जहां पर हम लोग मान लो ये हमारा, सॉरी इसी डायग्राम में समझते हैं, ये हमारा लेफ्ट इलियाक फोसा है। अगर हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हुए अगर लेफ्ट इलियाक फोसा में अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो पेशेंट को पेन यहाँ पर होगा, राइट इलियाक फोसा में होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो भी हमारे बॉवेल लूप्स है यहाँ पर, जो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट इलियाक फोसा में प्रेस करेंगे तो ये जो बॉवेल लूप है ये यहाँ पर जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो जो इन्फ्लाम हुआ है उसको इरिटेट करेगा, और इसीलिए जो शिफ्टेड बॉवेल लूप है पैराइटल पेरिटोनियम के इरिटेट करने की वजह से राइट इलियाक फोसा में पेन होता है, और ये क्लिनिकल साइन होता है हमारे अपेंडिसाइटिस का। ठीक है, बाकी के भी कुछ साइंस होते हैं जिसको कि हम लोगों को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर हम लोग डायग्नोसिस कर रहे तो वो रॉसिंग साइन के ऊपर से भी हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन हम लोगों को पेशेंट की प्रॉपरली हिस्ट्री लेनी होती है कि पेशेंट का पेन स्टार्ट कहाँ हुआ है, उसके साथ में जो ट्रायड के सिम्टम पड़े हमने, जो हमारा पेन होता है, उसके बाद में वोमिटिंग होती है, उसके बाद में टेम्परेचर आता है, ये तीनों साइन प्रेजेंट है नहीं है, उसके ऊपर अगर हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस हमारा अपेंडिसाइटिस आता है तो उसके ऊपर हम लोग उसको कंफर्म करने के लिए इसका पेशेंट का हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, सीटी एब्डोमेन करते हैं, या फिर सोनोग्राफी करते हैं जिसको कि हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो क्लिनिकल डायग्नोसिस होते हैं, लेकिन उसके साथ में हम लोगों को रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस का भी यहाँ पर सपोर्ट लेना होता है। और हम लोग अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी हम लोग कर सकते हैं अगर वो ज्यादा इन्फ्लाम नहीं है। ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अगर में देखेंगे तो हम लोग एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे, उसके बाद में एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे ताकि वो इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद में पेशेंट अगर वोमिटिंग कर रहा है तो उसमें एंटी एमेटिक देंगे, एंटी एमेटिक्स देंगे। ठीक है, तो मिनिमम 5 to 7 डेज ये ट्रीटमेंट चलती है। अगर ये ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है इट इज अ इंडिकेशन फॉर द ऑपरेटिव या फिर सर्जरी। ठीक है, ऑपरेटिव के लिए इंडिकेटेड है या फिर सर्जरी के लिए इंडिकेटेड है। तो सर्जरी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसमें हम लोग अपेंडिसेक्टोमी, अपेंडिसेक्टोमी या फिर हम लोग इसको अपेंडेक्टोमी भी कहते हैं। ठीक है, अपेंडेक्टोमी भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये ओपन टाइप से भी होता है और लैप्रोस्कोपिकली भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा अपेंडिक्स खत्म हुआ, इसके बाद में हम लोग असेंडिंग कोलॉन देखेंगे, उसके बाद में ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर हमारा डिसेंडिंग कोलॉन का लेक्चर यहाँ पर हम लोग लेंगे। ठीक है।